न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। जितने भी लोग 2000s के आसपास पले बड़े हैं उन सब ने कार्टून नेटवर्क पे दिवाली पे रामायण हमेशा देखी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी वो भी हम सब ने लगभग देखी हुई है। घर में हमारे रामायण का पाठ हुआ है तो हमने सुना है। बहुत सी जगह हमें सुंदरकांड के लिए बुलाया जाता है, सुंदरकांड करा जाता है, मंदिरों में करा जाता है। तो अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा टेंडर एज से हमारे दिमाग में एक विजुअल मेमोरी है। हम समझते हैं कि राम कैसे हैं, श्री राम कैसे हैं, सीता कैसी है, लक्ष्मण कैसे हैं। और उसके अलावा जो पूरी एक एपिक है उसके सीन्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स आप सबको याद होंगे। मैं मानता हूं कि पूरी रामायण की जानकारी ना हो पर कुछ एपिक सीन्स हैं वो आपको याद होंगे। जैसे आपको याद होगा रावण के पुष्पक विमान के बारे में। आपको ये पता है कि रावण के 10 सर हैं। आपको ये भी याद होगा कि रावण से तीनों लोक के लोग डरते थे। आपको यह भी पता होगा कि रावण की जो मां थी वो एक राक्षसी थी और जो उनके पिता थे वो एक ऋषि थे। रावण एक ब्राह्मण था और जब राम जी ने रावण का वध किया तो उसके बाद राम जी ने साल भर ब्रह्म हत्या की वजह से प्रायश्चित किया है। श्री राम, श्री राम। आपको यह भी पता होगा कि जब रावण मरने वाला था तब राम जी ने कहा था लक्ष्मण से कि रावण जो है वो परम ज्ञानी है, उसका ज्ञान लेकर आओ, उसके चरणों के पास बैठो और ज्ञान दो। ये सारे जो सीन हैं ये आज भी अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे जैसे मुझे आ रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रामायण और इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए श्री राम। अब हम इन सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी चर्चा करते हैं। कार्तिकेय 2 जो एक मूवी आई थी तब भी हमने बात की थी कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण का मतलब, यहां पर मैं आपको आदि पुरुष के बारे में बताना चाह रहा हूं। आदि पुरुष का जब हम टीजर देखते हैं तो हमें टीजर में कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां दिखती हैं जो हमारी पुरानी सिखाई और दिखाई चीजों से मैच नहीं होती और यही दिक्कत है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो राम जी जो हैं उनको हमेशा पीले कपड़ों में डिपिक्ट किया गया है। अब पीले में क्यों किया गया है इसके पीछे की जानकारी अगर लें तो आप समझिए कि जो सन्यासी होता है वो हमेशा गेरुए रंग के कपड़े पहनता है। ये आप सबको पता होगा, लगभग हम सबको पता है। हम कुंभ मेले के वीडियोस देखते हैं, इस तरीके की जानकारियां सामान्यतः मिल जाती हैं। पर राम जी पीले कपड़े पहनते, गेरुए कपड़े नहीं पहनते। इसके पीछे कारण था कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, उन्होंने एक वचन दिया था अपने पिता को जिसके कारण वो एक्साइल पे थे, जिसके कारण वो वन में रह रहे थे, जिसके कारण वो वनवास काट रहे थे। और इसी वजह से पीले रंग का डिपिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अगर आप कंट्रास्ट में टीजर में देखते हैं तो सफेद धोती दिखाई जा रही है, लाल कलर का गमछा पहनाया दिखाया जा रहा है, चमड़े के जूते दिखाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही हमारी जो पिक्चर मेमोरी पुरानी बनाई गई है उससे कंट्रास्ट में आ जाता है। नीले कलर की कपड़े पहनाए जा रहे हैं सीता माता को। उसके साथ में जो जंगल है, जंगल में वनवास की जो एक भावना थी उससे हटकर रोमांटिसाइज करने का प्रयास करा जा रहा है। जो बॉलीवुड का मसाला है उस पिक्चर में ऐड करने का प्रयास करा जा रहा है। रामायण का पुष्पक विमान, अब वो पुष्पक विमान न लग के एक चमगादड़ जैसा कुछ लग रहा है। ये भी नहीं समझ में आ रहा वो कौन सा क्रिएचर है, कौन सा एक जानवर है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात ये समझिए आप कि रामायण को इतने हल्के में क्यों लिया जाता है, रावण को इतने हल्के में क्यों लिया जाता है। रावण गलत था, सही था, वो तो बात की बात है, लेकिन रावण एक राजा था, रावण बहुत शक्तिशाली था, रावण के 10 सर थे, रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। ये सारी जानकारियों को हटाया जाता है, इतना मॉडर्नाइज करके दिखाया जा रहा है रावण को कि इस तरफ से बाल काटा, इस तरफ से बाल काटा और उसके बालों में जेल लगा है। इस चीज का क्या रेलेवेंस है और इस तरीके से रामायण जैसी एक एपिक सागा के साथ खिलवाड़ क्यों करा जाता है। पर्टिकुलरली जो हिंदू माइथोलॉजी की चीजें हैं उनके साथ मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश क्यों करी जाती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। 1993 में एक कार्टून या फिर एनिमेटेड रूप में रामायण दिखाई गई थी। मेरे हिसाब से हम सब ने वो देख के रखी है। उसके पीछे की छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा। ये काम किया गया था भारत और जापान ने मिलकर और ये कहा जाता है कि जापानीज की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट था, भारतीयों के लिए गिफ्ट था। 1993 में जब ये पिक्चर बनाई गई थी तो इसका काम 1983 में चालू हो गया था जब इस पिक्चर के जो एनिमेशन करने वाले हैं, डायरेक्टर हैं, वो चर्चा करते हैं रामायण के बारे में। रामायण की 10 प्रकार की किताबें 6 से 8 साल में पढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 60 से 70 बार वो भारत आते हैं जापान से ये समझने के लिए कि जो कलाकृतियां हैं, जो स्कल्पचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो कैसा है, पेंटिंग्स कैसी है इंडिया की, कलर्स कैसे होते हैं, कलर टोन्स कैसे होते हैं, कल्चर कैसा है, कॉस्ट्यूम कैसा है।
इसके बाद भी यही बात नहीं रुकती, लगभग 450 एनिमेटर्स जापान में मिलकर बैठते हैं और उसके बाद वो पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं कि एंशिएंट पेंटिंग्स कैसी होती थी, हम कल्चरली कैसे परसीव करते हैं। हम सब ने श्री राम को नहीं देखा, उसके बाद भी हम एक परसेप्शन बना के बैठे, हमारे लिए वो एक स्वरूप है, सौम्यता है उनके अंदर, एक दिव्यता है उनके अंदर। पर अगर आप टीजर देखते हैं या अगर आप पोस्टर देखते हैं तो आपको लगता है कि एक वॉरियर मूवी है जिसमें प्रभास को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे कोई लड़ाकू आदमी है, कोई जंजू है जो कि अपने आर्मर वगैरह पहना हुआ है, अपने हाथ में हथियार लिया है। चाहे आप राम जी की बात करें या फिर आप हनुमान जी की बात करें, आप कभी उनको गुस्से में नहीं देखेंगे, उनके चेहरे पे तेज और सौम्यता दिखेगी, आपको कहीं भी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक अच्छे मजे हुए एक्टर को समझनी चाहिए, साथ में एक भारतीय को बुनियादी तौर पे समझने चाहिए। फिर अगर आप एक एक्टर हैं, आप उस रोल को प्ले कर रहे हैं, तो आपको तो उस चीज को और गंभीरता से लेना चाहिए। और इसके साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण सीन था जिसमें जामवंत जी सही मायने में हनुमान जी को बताते हैं कि आपके अंदर क्या शक्ति है, आपकी क्या क्षमताएं हैं, आप इस समुद्र को उड़कर पार कर सकते हैं। और आप इस पिक्चर में जामवंत को एक भालू की तरह डिपिक्ट करते हैं, वानर सेना को भी आप अलग तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज्यादा वीएफएक्स लगाकर आप उसको इतना आर्टिफिशियल बना दे रहे हैं जिसमें सबसे पहली बात अगर देखें, अटेंशन टू डिटेल जिसको कहते हैं, वो साफ साफ मिस होता दिखता है। अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने नोटिस करी हैं, वो आपने भी नोटिस करी होगी, भगवा रंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया, जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब भी हम राम जी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक भगवा रंग का सौम्य दिव्यता वाला पुरुष दिखता है जो भगवा रंग के कपड़े पहना हुआ है। और यही हम बात करते हैं आदि पुरुष की या फिर हम पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो ये राम जी का जो एक डिपिक्शन है उसमें दिक्कत है। आप सफेद धोती पहना देते हैं, आप आर्मर पहना रहे हैं, आप चमड़े के जूते पहना रहे हैं, ये सारी चीजें तो कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं करती उस रामायण से जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने जो बचपन से देखा है या फिर हम कार्टून में भी देखते हैं। तो जो जापानीज एनिमेटर्स भी थे उन्होंने भी इतना अटेंशन टू डिटेल दिया, पर अगर बात करी जाए वही चीज एक डायरेक्टर करता है जो कि भारतीय है, एक एक्टर करता है जो कि भारतीय है, तो वो उस डिटेल पर ध्यान क्यों नहीं देते। यहां सिर्फ एक बात है जो स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर डायरेक्टर के पास विजन होता, कहां जाना है, कहां पहुंचना है, तो ये चीज हो सकती थी। और फिलहाल जब ये नहीं हुई है तो जरूरी ये है कि जिस तरीके से 1993 में विश्व हिंदू परिषद ने जो एनिमेटेड मूवी है जो जापानीज ने बनाई थी उसको शेल्फ कर दिया था, उसको थिएटर में नहीं दिखाने दिया था, उसको सिर्फ कार्टून नेटवर्क पर रिलीज किया गया था। और एक चीज जो आदि पुरुष की टीम को अभी करनी चाहिए वो ये है कि फिलहाल के लिए इस पिक्चर को रोक देना चाहिए, 2 से 3 साल लगाएं इस पिक्चर को, इस प्रोडक्ट को इंप्रूव करें और जो अटेंशन टू डिटेल मिस हो गया है उसके ऊपर अटेंशन देने की कोशिश करें, रिसर्च करने की कोशिश करें, तब लाके ये पिक्चर जो है वो दिखाने लायक होगी। फिलहाल के लिए तो आदि पुरुष को सेल्फ ही करना ज्यादा अच्छा होगा। और मैं विश्व हिंदू परिषद से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आदि पुरुष है जिसमें स्पष्ट रूप से इंडियन कल्चर को दिखाने का कोशिश नहीं किया गया है, डिपिक्ट करने की कोशिश नहीं किया गया, बल्कि डिमेन करने का कोशिश किया गया है और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, इसको शेल्फ कर देना चाहिए और जब तक इंप्रूव नहीं होता है इसको रिलीज नहीं करना चाहिए।